नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो काफी चर्चित विषय पर, एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026। तो आखिर ये है क्या और इसके कानूनी मायने क्या निकल कर आते हैं? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये पूरा विश्लेषण एक बुनियादी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है जो इस बिल की वजह से उठ खड़ा हुआ है। ये बिल भारत में जो गैर सरकारी संगठन है यानी एनजीओज, उन पर निगरानी के पूरे तरीके को ही कह सकते हैं जड़ से बदलने का प्रस्ताव रखता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस बिल का जो सबसे विवादास्पद हिस्सा है वो है एक नई संस्था का बनना। एक ऐसी संस्था जिसे एनजीओज की संपत्तियों पर ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो पहले कभी नहीं थे। और इस संस्था का नाम रखा गया है नामित प्राधिकरण या डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। अब इसे आसान भाषा में समझे तो ये सरकार का ही एक नियुक्त किया हुआ अधिकारी या कोई बॉडी होगी। इसका काम तब शुरू होगा जब किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस मान लीजिए रद्द हो जाए या खत्म हो जाए। तो सवाल उठता है कि ये काम करेगा कैसे। देखिए, प्रोसेस बड़ा सीधा है। जैसे ही किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन खत्म होता है, तुरंत बिना किसी देरी के ये अथॉरिटी उसकी सारी संपत्ति पर अपना कंट्रोल कर लेगी। इसके बाद वो चाहें तो उस संपत्ति को मैनेज करें या फिर बेच दें। और जो भी पैसा आएगा वो सीधा जाएगा सरकार के खाते में, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई छोटा मोटा नियम का बदलाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो गैर लाभकारी क्षेत्र यानी नॉन प्रॉफिट सेक्टर को लेकर सरकार के पूरे नजरिए में एक बहुत बड़े, एक बुनियादी बदलाव का इशारा कर रहा है। और कानूनी विशेषज्ञ इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। उनका तो साफ साफ ये कहना है कि एफसीआरए में जो आर है, जिसका मतलब था रेगुलेशन यानी विनियमन, अब उसे सी से बदल देना चाहिए, जिसका मतलब होगा कंट्रोल यानी नियंत्रण। अब बात सिर्फ निगरानी की नहीं, सीधे सीधे कंट्रोल की हो रही है। और ये जो बदलाव है ना, उससे ये टेबल बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, पहले का जो सिस्टम था वो था अनुपालन आधारित। फोकस इस पर था कि एनजीओज नियम कानून मान रहे हैं या नहीं। लेकिन अब जो नया सिस्टम आ रहा है वो है प्रवर्तन आधारित, यानी अब फोकस सरकारी हस्तक्षेप पर होगा। पहले बात सिर्फ पैसे के इस्तेमाल पर निगरानी की थी, अब बात सीधे सीधे उनकी संपत्ति को कंट्रोल करने पर आ गई है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके असल परिणाम क्या हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो बदलाव लाए जा रहे हैं, इनके असर बहुत गहरे होने वाले हैं। पूरे एनजीओ सेक्टर के लिए ये संवैधानिक सवाल भी खड़े कर रहे हैं और जाहिर है पैसे से जुड़ी चिंताएं तो हैं ही। अच्छा, ये मामला कितना बड़ा है इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगेगा। और सच कहूं तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आज की तारीख में भारत में जितने एनजीओज एक्टिवली रजिस्टर्ड हैं, उससे कहीं ज्यादा एनजीओज के रजिस्ट्रेशन या तो रद्द हो चुके हैं या फिर एक्सपायर हो चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। और ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा इसलिए हो जाता है क्योंकि सरकार को जो अधिकार मिल रहा है वो उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जो सिर्फ विदेशी ही नहीं बल्कि भारतीय पैसे से भी बनी हैं। अगर किसी संपत्ति में थोड़ा सा भी विदेशी पैसा लगा है तो वो भी इसके दायरे में आ जाएगी। और इसी वजह से कुछ जानकार इसकी तुलना सीधे सीधे राष्ट्रीयकरण से कर रहे हैं। सोचिए, क्या ये वाकई एक तरह का राष्ट्रीयकरण है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर कानूनी गलियारों में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। कानूनी विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि अगर ये बिल इसी रूप में पास हो गया तो इसका अदालत में जाना लगभग तय है। क्यों? क्योंकि उनका तर्क है कि ये हमारे संविधान में दिए गए कुछ मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन कर सकता है, जैसे कि संघ बनाने की आज़ादी यानी आर्टिकल 19(1)(c), कानून के सामने बराबरी का हक यानी आर्टिकल 14, और कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस, जिसका जिक्र आर्टिकल 21 में है। और इन सब बदलावों ने एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। एक ऐसी बहस जिसके दो सिरे हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूत तर्क दे रहे हैं। एक तरफ सरकार का पक्ष है, उसका कहना है कि ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है ताकि विदेशी प्रभाव और टेरर फंडिंग को रोका जा सके और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों पर भी लगाम लगेगी। वहीं दूसरी तरफ एनजीओ सेक्टर की अपनी चिंताएं हैं। उन्हें डर है कि इससे देश में काम करने की आज़ादी, जिसे हम सिविक स्पेस कहते हैं, वो सिकुड़ जाएगी और विदेशी डोनर्स भी भारत के एनजीओज को पैसा देने से कतराएंगे। तो सवाल ये है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है या नागरिक स्वतंत्रता पर एक तरह का अंकुश? और आखिर में ये पूरी बहस आकर एक ही सवाल पर टिक जाती है, एक बहुत ही बुनियादी सवाल
कि नियमन यानी रेगुलेशन और पूर्ण नियंत्रण यानी टोटल कंट्रोल के बीच वो बारीक सी लकीर कहाँ होती है, वो लकीर कहाँ खत्म होती है और कहाँ से शुरू होती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत एक देश के तौर पर इस लकीर को खींचने का फैसला कहाँ करेगा।